इन्वॉल्व होते हैं। जैसे हमने माना कि जैसे आपके हाथ में क्या हुआ, यहाँ पे चोट लगी है ना, यहाँ पे कुछ देर बाद देखेंगे और थोड़ा बहुत चोट है तो आपका एक से 2 घंटे में या फिर 15 से 20 मिनट में ठीक हो जाता है, मीन्स कि वहाँ से ब्लीडिंग कम हो जाती है। लेकिन अगर एक ज्यादा चोट है तो ये देता है 2 महीने 3 महीने, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट देता है 2-3 महीने। तो आज हम वही देखेंगे कि जब एक सेल्स पर, ये हमारी क्या है, सेल्स है, ये सेल्स पर जब हीलिंग होती है, मतलब कि जब इसमें वुंड होता है तो इतनी हमारी सेल्स डैमेज हो जाती है, लेकिन फिर कुछ देर बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ हफ्तों बाद देते हैं तो ये सेल हमारी क्या होती है, फिर से रिकवर हो जाती है। तो यही प्रोसेस क्या होती है, जब हमारी डैमेज सेल दोबारा रिकवर होती है तो उसको हम लोग हीलिंग के नाम से जानते हैं। तो एक सेल पर जब हीलिंग होता है तो फॉलोइंग फेजेस में होता है, मेनली इस फेजेस को फॉलो करता है, ठीक है। तो देखते हैं फेजेस ऑफ द वुंड हीलिंग, मतलब कि एक वुंड को ठीक करने के लिए हीलिंग होती है, वो हीलिंग कितने फेजेस में होती है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले क्या बोल रहा है, वुंड हीलिंग अकर्स इन द 3 या फिर 4 ओवरलैपिंग फेजेस। जो वुंड हीलिंग होता है ये कम से कम 3 या 4 फेजेस में होती है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यह कितने फेजेस में होती है, 3 या 4 फेजेस में होती है। सबसे पहले कौन सा है हमारा यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई है, यहाँ पे हमारा रहेगा होमियोस्टैटिक्स, ठीक है। पहला कौन सा होता है, होमियोस्टैटिक्स। पहला कौन सा फेज आता है हमारा, होमियोस्टैटिक्स फेज आता है। देखिए होमियोस्टैटिक्स हमारा क्या होता है, होमियोस्टैटिक्स हमारी ऐसी प्रोसेस होती है जो बाहर के इन्वायरमेंट के कंपेयर से क्या करती है, वो अंदर के इन्वायरमेंट को कांस्टेंट कर देती है, जस्ट उसका अपोजिट ही काम करती है, ठीक है। जैसे कि हमारे हाथ में ब्लीडिंग हो रहा है तो क्या करेगी, अब बाहर का इन्वायरमेंट हमारा डैमेज हुआ है तो उस ब्लीडिंग को रोकने के लिए क्या होता है, होमियोस्टैटिक्स होता है। होमियोस्टैटिक्स क्या करेगा, पहले इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। तो देखते हैं क्या होती है ये जो होती है होमियोस्टैटिक्स, इसको हम लोग इमीडिएट फेज के भी नाम से जानते हैं। मींस कि अगर आपको चोट लगी वहां पे होमियोस्टैटिक्स तुरंत होने लगेगी, ठीक है। वहां पे आपकी बॉडी की होमियोस्टैटिक्स तुरंत एक्टिव हो जाएगी, वो अपना प्रोसेस करेंगी विद इन मिनट्स में ये होती है, ठीक है। विद इन मिनट्स में होती है। इंजरी लगने के कुछ मिनट के बाद क्या होती है, होमियोस्टैटिक्स शुरू हो जाती है। इसका पर्पस क्या होता है, होमियोस्टैटिक्स का पर्पस क्या होता है, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए होती है। अब देखिए जैसे आपके हाथ में चोट लगा, मान लीजिए ये हमारे हाथ में चोट लग गया, ठीक है। यहाँ से क्या हो रहा है, ब्लड निकल रहा है, ये क्या हो रहा है, ये ढेर सारे क्या हो रहे हैं, ब्लड निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा अंदर का इन्वायरमेंट पहले इन्वायरमेंट कैसा था, हमारा हाथ एकदम साफ सुथरा है, यहाँ पे हमको किसी भी टाइप का चोट नहीं लग रहा है, हमारा ब्लड आसपास हो रहा है, अपने ऑर्गन तक जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जब ब्लीडिंग हो गई, यहाँ के हमारे वेन्स कट गई या फिर हमारे जब चोट लग गई तो यहाँ से क्या होगा, ब्लड का सिक्रीशन होने लगेगा, वो ब्लड हमारा बाहर निकलेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए हमारे अंदर का और बाहर के इन्वायरमेंट में डैमेज हो गया, मींस कि हमारे डिसमिस हो गए, मींस कि तो मतलब कि डैमेज मतलब कि डिसबैलेंस हो गए। तो यहाँ पे हमारा क्या एक्टिव होगा, होमियोस्टैटिक्स। होमियोस्टैटिक्स का मतलब कि मेन काम रहता है ये इन्वायरमेंट को मेंटेन करने का काम करती है, ठीक है, कांस्टेंट कर देती है, ये ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए शुरू होगी, ठीक है। अब देखिए ये क्या करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए शुरू होती है, मींस कि यहाँ पे कुछ अपना जो भी करती है, देखते हैं यहाँ पे क्या करती है, ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए शुरू होती है। इसका पर्पस क्या होता है, स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। इसका मैकेनिज्म देखते हैं, ये क्या करती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाती है। क्या करवाती है, वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन। अब देखो, अब जैसे कि हमारा हाथ है, ठीक है, ये हमारा हाथ है, अब यहाँ पे क्या होगा, चोट लग गई, ठीक है, यहाँ की हमारी सेल डैमेज हो गई, यहाँ पे चोट लग गया, यहाँ पे सेल डैमेज हो गया और यहाँ से ब्लीडिंग निकल रहा है, तो यहाँ पे क्या एक्टिव होगा, होमियोस्टैटिक्स। क्या होगा, होमियोस्टैटिक्स। होमियोस्टैटिक्स क्या होगा, इस वेन्स में और इस जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं, ब्लड वेसल्स में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाने लगेगी। कौन सा, वैस्कुलर कॉन्स्ट्रिक्शन, मींस कि ए वाली सेल्स और ए वाली सेल्स आपस में क्या होगी, क्लोज होंगी, मतलब ए वाली सेल्स इस सेल्स में वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन होगा, कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब दोनों सेल्स आपस में क्या हो जाएंगी, पास में जाएंगी। तो ये वाली सेल्स आपस में यहाँ पे पास आएगी, ये भी यहाँ पे पास हो जाएगी, तो यहाँ पे जो ब्लड ब्लीडिंग निकल रहा है तो मैक्सिमम टाइम तक बंद हो जाएगा, ठीक है। वेसोकॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगी। इसके बाद क्या करवाती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन, ठीक है, ये प्लेटलेट एग्रीगेशन का फॉर्मेशन भी करने लगती है, जैसे कि फिब्रिन कॉर्ड, कौन सा, फाइब्रिन कॉर्ड। ये प्लेटलेट एग्रीगेशन जिसकी इस जगह पे क्या करवाती है, प्लेटलेट एग्रीगेशन करवाने लगती है। यहाँ पे क्या होता है, ढेर सारे प्लेटलेट हमारे एग्रीगेट होने लगते हैं और उसी में से हमारा क्या
बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, फाइब्रिन क्लॉट। यहाँ पे प्लेटलेट जब मतलब कि जब प्लेटलेट हमारा एग्रीगेट होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, ढेर सारे प्लेटलेट्स हमारे एक जगह पे इकट्ठा होने लगेंगे तो फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। किसका फॉर्मेशन कर देगा, फाइब्रिन क्लॉट का फॉर्मेशन कर देगा। जैसे देखिए, आप देखे होंगे कि अगर आपको चोट लगती है तो कुछ देर बाद देखते हैं कि वहाँ का क्या होगा, स्किन आपको व्हाइट व्हाइट देखने लगती है। पहले तो ब्लड आपका वहाँ पे क्या होने लगता है, जमने लगता है। फिर वहाँ की जैसे ही वो ठीक होता है, मतलब ठीक होते होते रहता है तो वहाँ पे व्हाइट 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 जमने लगता है, ठीक है। तो क्या होता है, पहले जो ब्लड हमारा जो थक्का बना के उसको बंद करता है, उसको क्या बोलते हैं, फिब्रिन क्लॉट बोलते हैं, फिब्रिन क्लॉट बोलते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद वहीं पे क्या होता है, रिलीज होता है ग्रोथ फैक्टर। क्या रिलीज होता है, ग्रोथ फैक्टर। पहले आपका ब्लड क्या होगा, वहाँ पे जमने लगेगा, थक्का थक्का, धीरे धीरे उसमें ब्लड हमारा फाइब्रिन क्लॉट करने लगेगा, ठीक है। फिर वहाँ पे आप देखेंगे कि व्हाइट व्हाइट कलर का उसके ऊपर कुछ आ जाता है, ठीक है। वो क्या होता है, वो फिब्रिन क्लॉट ही होता है। जो व्हाइट व्हाइट कलर का आता है वो फिब्रिन क्लॉट होता है, ठीक है। फिर वहीं पे क्या होता है, रिलीज होता है ग्रोथ फैक्टर। उस ऑर्गन को, उस सेल को ग्रोथ करवाने के लिए वहाँ पे ग्रोथ फैक्टर रिलीज होता है। भाई सेल है डैमेज हुई है, वो अपनी संख्या कैसे बढ़ाएगी, सेल डिवीजन से बढ़ाएगी। तो सेल डिवीजन करवाने के लिए वहाँ पे हमारे कुछ ग्रोथ फैक्टर भी इन्वॉल्व होते हैं जो हीलिंग को इनिशिएट करते हैं, ठीक है। जो हमारे उनको इनिशिएशनली वो बहुत जल्दी क्या करते हैं, हीलिंग कर देते हैं, ठीक है। वो ग्रोथ फैक्टर कौन कौन से होते हैं, हमारे एक होता है पीडीजीएफ होते हैं, डीजीएफ, पीडीजीएफ, और आपका कौन सा होता है, टीजीएफ बीटा, ऐसे फैक्टर्स होते हैं। इसको ग्रोथ फैक्टर के नाम से भी जाना जाता है। क्या करते हैं, वहाँ पे हीलिंग करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मीन्स कि यहाँ के सेल्स को बढ़ाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मीन्स कि ये सेल हमारे कहाँ पे, यहाँ तक आएगी तभी ना होगा भाई। इस सेल को भरने के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। बात समझ में आई कि नहीं आई। फिर दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन कितने दिन से, 0 से लेके, अगर छोटी चोट है तो तुरंत इन्फ्लेमेशन होगा, खत्म हो जाएगा। अगर आपको ज्यादा चोट लगी है वो 0 से लेके 3 दिन तक चलता है। अब देखो इन्फ्लेमेशन हमने जब बताया था तो हम आपको बताया था कि इन्फ्लेमेशन क्यों होता है भाई। इन्फ्लेमेशन क्यों होता है, इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी का एक ऐसा रिस्पॉन्स होता है जो हमको इन्फेक्शन से बचाता है। अब इन्फेक्शन क्यों होता है, इन्फेक्शन हमारे बॉडी में वायरस की वजह से होता है, मौसम चेंजेस की वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। मतलब कि हमारे जो फॉरेन पार्टिकल जब हमारे बॉडी में इंटर कर जाते हैं तो उसकी वजह से हमको क्या देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है। तो इन्फ्लेमेशन बेसिकली जो हमारे बॉडी में होता है वो क्यों होता है, वो हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए होता है। अब आप कहेंगे कि मैं यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का क्या रोल है, यहाँ पे इन्फ्लेमेशन का रोल है, जब आपकी स्किन यहाँ पे डैमेज हुई थी, जब यहाँ से स्किन आपकी डैमेज हुई थी तो ये स्किन आपकी ओपन हो गई थी, ये सेल आपकी ओपन हो गई थी, तो यहाँ पे क्या होंगे, हमारे तुरंत ऑक्सीजन कांटेक्ट में आएंगे, ऑक्सीजन हमारे इस स्किन से कांटेक्ट में आएंगे और ऑक्सीजन में डिफरेंट टाइप के हमारे फॉरेन पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अब जरूरी नहीं है कि कौन सा फॉरेन पार्टिकल्स स्किन में चला जाए, जैसे मान लीजिए वायरस चला गया, बैक्टीरिया चला गया, तो ये क्या करेगा, ये यहाँ की स्किन पर इन्फेक्शन कॉज करेगा। क्या करेगा, इन्फेक्शन कॉज करेगा। तो इस बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को मारने के लिए वहाँ पे जहाँ पे वुंड होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन विदिन 0 से 3 डे तक चलता है। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है, वायरस को खत्म करने का काम करता है और हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाता है, ठीक है। बात समझ में आई, ठीक है, ठीक है। क्या देखते हैं, पर्पस देखते हैं, रिमूव डिब्राइड्स एंड प्रिवेंट इन्फेक्शन। ये डिब्राइड्स को रिमूव करने का काम करती है और इन्फेक्शन से बचाने का काम करती है। की इवेंट, इसका इवेंट क्या क्या रहता है, वेसोडाइलेशन। इन्फ्लेमेशन क्या करती है, पहले तो वेसोडाइलेशन कराती है जिसकी वजह से रेडनेस स्वेलिंग कॉज होती है और वहाँ पे हीटिंग भी देखने को मिलती है, ठीक है। ये इसका की इवेंट होता है। वेसोडाइलेशन करवा के क्या करती है, रेडनेस, स्वेलिंग, हीटिंग, बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा के ये क्या करती है, बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। ये आपको इन्फ्लेमेशन हम अभी पढ़ा के आ रहे हैं, आप उसको पढ़ के आएंगे तो ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर होगा। फिर इसके बाद यहाँ पे क्या होता है, न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स का फॉर्मेशन होता है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं ये एराइज फर्स्ट होते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट वाले केमिकल्स होते हैं, ठीक है। ये हमारे WBC का एक पार्ट होता है। अब इन्फ्लेमेशन हमारा बेसिकली
WBC का ही होता है, ठीक है। ये जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो क्या करवाते हैं, वो फेगोसाइटोसिस करवाते हैं। किसका? बैक्टीरिया का फेगोसाइटोसिस करवा देते हैं। फेगोसाइटोसिस मतलब न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को खत्म करने का, खा जाने का काम करते हैं। फिर इसके बाद आपका कौन सा आता है? माइक्रोफेजेस आता है। माइक्रोफेजेस क्या होता है कि वो अपने अंदर से साइटोकाइनिन नाम की एंजाइम का सिक्रीशन करता है, ठीक है। ये सब हमारे WBC के पार्ट में। जो न्यूट्रोफिल्स होता है वो बैक्टीरिया को खत्म करने का काम करता है। न्यूट्रोफिल्स बैक्टीरिया को खत्म करता है, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस को खत्म करने का काम करता है। कैसे खत्म करता है? फेगोसाइटोसिस करके। कैसे खत्म करता है? फेगोसाइटोसिस करके। अब देखो फिर वहीं से हमारे की इवेंट और भी क्या होते हैं। हमारा माइक्रोफेजेस होता है। माइक्रोफेजेस अपने अंदर से साइटोकाइनिन नाम के एंजाइम का सिक्रीशन करवाता है या फिर केमिकल का सिक्रीशन करवाता है। ये जो साइटोकाइनिन होता है ये स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। किसको? एंजियोजेनेसिस प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देता है, ठीक है। फाइब्रोब्लास्ट को, ये देखिए, फाइब्रोब्लास्ट को भी क्या करता है? स्टिमुलेट करने का काम करता है। इसके बाद आगे वाली प्रोसेस जो होती है कौन सा है? आगे वाली प्रोसेस आपकी कौन सी है? प्रोलिफरेशन वाली प्रोसेस को भी, प्रोलिफरेशन, ठीक है। कौन सी प्रोसेस है? प्रोलिफरेशन वाली प्रोसेस को भी क्या करती है? स्टिमुलेट कर देती है, ठीक है। बात समझ में आई? फिर से देखते हैं हमारा इन्फेक्शन, हमारा इन्फ्लेमेशन क्यों होता है? मतलब जहाँ पर कट लगती है, जहाँ पे इंजरी लगती है, वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट होते हैं। ऑक्सीजन के कॉन्टेक्ट में ऑक्सीजन में बहुत डिफरेंट टाइप के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चले जाते हैं जो हमारे इस इंजरी जगह पे हमारे सेल्स पर अटैच हो जाते हैं। तो उस बैक्टीरिया, वायरस को मारने के लिए वहाँ पे इन्फ्लेमेशन कॉज होता है। इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी को इन्फेक्शन से बचाने का काम करता है। अगर यहाँ पे होगा तो यहाँ का इन्फ्लेमेशन इस सेल को इन्फेक्शन से बचाने का काम करेगा, ठीक है। ये जब इन्फ्लेमेशन होते हैं तो आपको वेसोडाइलेशन, वहाँ की स्किन, हमारे वहाँ की जो हमारी सेल्स होगी उसमें वेसोडाइलेशन होने लगेगा। ब्लड वेसल्स में वेसोडाइलेशन होने लगेगा, वहाँ पे रेडनेस होने लगेंगे, हीटिंग होने लगेगी, स्वेलिंग होने लगेगी। ये प्रोसेस को फॉलो करके वो क्या करती है? बैक्टीरिया, वायरस को मारने का काम करती है। इसके बाद कुछ न्यूट्रोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल्स क्या होते हैं? ये क्या करते हैं? फर्स्टली है, मतलब इससे पहले है, ये क्या करते हैं? जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं वो बैक्टीरिया को क्या करते हैं? फेगोसाइटोसिस करके खत्म करते हैं, मतलब बैक्टीरिया को खाकर उसको खत्म कर देने का काम करते हैं। फिर इसके बाद माइक्रोफेजेस आता है। तो माइक्रोफेजेस अपने अंदर से कुछ साइटोकाइनिन नाम के एंजाइम को सिक्रीट करता है। ये जो केमिकल, साइटोकाइनिन नाम के केमिकल जो होते हैं वो एंजियोजेनेसिस वाली प्रोसेस को क्या करते हैं? स्टिमुलेट कर देते हैं। और क्या है? फाइब्रोब्लास्ट वाली प्रोसेस को स्टिमुलेट कर देते हैं। इसके बाद हमारा कौन सा है? प्रोलिफेरेंस वाली प्रोसेस को भी क्या करते हैं? बढ़ा देते हैं, स्टिमुलेट कर देने का या फिर एक्टिव कर देने का काम करते हैं। अब देखते हैं कि हमारे प्रोलिफेरेशन प्रोसेस क्या होती है, प्रोलिफेरेटिव प्रोसेस क्या होती है। देखिए ये जो प्रोलिफेरेटिव प्रोसेस है वो 3 से 21 दिन के अंदर में खत्म हो जाती है, ठीक है। कितने दिन में? 3 से 21 दिन के अंदर में खत्म हो जाती है। अगर आपको चोट बहुत ज्यादा लगी है तो 21 दिन देगा, अगर कम लगी है तो 3 दिन में खत्म कर देगा, ठीक है। इसका फंक्शन क्या होता है? देखो अभी तो इन्फ्लेमेशन को खत्म किया, ये क्या किया? ये जो हमारा, अब पूरा समझा लेते हैं तब बताते हैं, ठीक है। एक प्रोलिफेरेटिव फेजेस जो होता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? टिश्यू फॉर्मेशन एंड द वुड क्लोजर। ये क्या करता है? एक टिश्यू का फॉर्मेशन करने लगता है, मींस कि ये अपने अंदर से टिश्यू का फॉर्मेशन कर देता है, जिसकी वजह से हमारे जो वुड होते हैं वो धीरे धीरे क्लोज होने लगते हैं, ठीक है। इसका की इवेंट क्या रहता है? इसका इवेंट क्या होता है? ये फाइब्रोब्लास्ट को क्या करता है? डिपोज करने लगता है, मींस कि फाइब्रोब्लास्ट को डिपोजिट करने लगता है, इकट्ठा करने लगता है, उसका कोलेजन बनाने लगता है, मींस कि ऐसे ढेर सारे फाइब्रोब्लास्ट को क्या करता है? जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे हमको चोट लगी है, अब यहाँ पे क्या होगा? पहले तो हमारी क्लॉटिंग हुई, पहले तो पतली वाली हमारी जो वो हुआ, ठीक है। इस ब्लड को बंद करने के लिए हमारा क्या हुआ? होमियोस्टैटिक्स हुई। होमियोस्टैटिक्स क्या की? इस ब्लड को बंद की, ठीक है। होमियोस्टैटिक्स क्या की? इस ब्लड को रोकने का काम की, ठीक है। इस ब्लड को होमियोस्टैटिक्स क्या की? रोकने का काम की। फिर यहाँ पे इन्फ्लेमेशन हुआ। इन्फ्लेमेशन, अगर इसमें बैक्टीरिया, वायरस, फंगस इसके साथ आ गए हैं तो उसको खत्म करने का काम कर रही है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होगा? प्रोलिफेरेटिव प्रोसेस होता है। प्रोलिफेरेटिव प्रोसेस क्या टिश्यू का फॉर्मेशन करती है,
फॉर्मेशन करती है, इसकी सेल से हमारे टिश्यू बनते हैं। तो यहाँ पे ढेर सारे टिश्यू का फॉर्मेशन होगा ऐसे ऐसे और इकट्ठे में होगा, डिपॉजिट होंगे टिश्यू हमारे, क्या होंगे इस और इस साइड पे डिपॉजिट होने लगेंगे, आके बैठने लगेंगे, ठीक है। वो ये क्या करेंगे, कोलेजन बना देते हैं, ठीक है। क्या बना लेते हैं, कोलेजन बना लेते हैं। अब देखियो एंजियोजेनेसिस जो होती है, ये जो एंजियोजेनेसिस होती है ये न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। किसका, न्यू ब्लड वेसल्स का। अब यहाँ पे क्या होगा, हमारी ब्लड वेसल्स भी तो डैमेज हुई होंगी, तो यहाँ पे जो एंजियोजेनेसिस वाली जो प्रोसेस होती है यहाँ पे न्यू ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद ग्रेनुलेशन होता है, टिश्यू का ग्रेनुलेशन मतलब समझ रहे हैं, ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन, रेड ग्रेनुलेट्स। फिर यहाँ पे ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्मेशन होगा जिसमें रेड ग्रेन्यूल्स हमारे बनेंगे। रेड ग्रेन्यूल्स टिश्यू बनते हैं फीडिंग द वुंड, एक छोटे छोटे हमारे क्या होते हैं ऐसे ऐसे रेड ग्रेन्यूल्स बनेंगे, वो क्या करते हैं उस जगह को फिल करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फिर इसके बाद क्या होगा, एपिथेलियलाइजेशन होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, एपिथेलियलाइजेशन होगा। यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, माइग्रेशन ऑफ द केराटिनोसाइट्स टू कवर द वुड, ठीक है। केराटिनोसाइट्स जो होती है वो क्या करती है, वो हमारी स्किन को बनाने के लिए काम करती है। तो आप स्किन वाला पढ़ लीजिएगा, ये माइग्रेशन करने लगेगी किसका, केराटिनोसाइट का। केराटिनोसाइट्स क्या करती है, ये ऊपर जैसे ही आते जाती है वहां से हमारे डेड स्किन रिमूव होती जाती है और हमारे केराटिनोसाइट्स वहां पे इकट्ठा होते जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आई, ये हमारे सबसे स्किन के सबसे ऊपर होती है, ठीक है। ये डेड स्किन को रिमूव करने का काम करती है। डेड स्किन जैसे रिमूव होगी उसके ऊपर हमारा केराटिनोसाइट्स आके चिपक जाता है, ठीक है। केराटिन नाम का कोई कंपोनेंट्स होता है, उसको आप स्किन में देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या होता है, जैसे ही हमारे रेड ग्रेन्यूल्स टिश्यू बनने लगेंगे, वो वुड को क्या करेंगे, भरने का काम करेंगे। वुड को क्या करेंगे, भरने का, अंदर तक चोट लगी है ना, वो वुड को क्या करेंगे, भरने का काम करेंगे। अब जैसे ही वुड वहां पे भर जाएगा, अब तो फिर हमारा केराटिनोसाइट्स होगा। केराटिनोसाइट्स क्या कर देगी, स्किन का फॉर्मेशन कर देगी। इसकी एक पहले जैसे स्किन थी सेम वैसे स्किन को ऐसे बना देती है, ठीक है। ये हमारा हाथ है, हाथ की स्किन पर ऐसे, यहाँ पे ऐसे चोट लगी थी, बहुत सारी दिक्कतें हुई, फिर नॉर्मल ऐसे हो जाती है, ठीक है। बात समझ में आया कि नहीं आया। अब चौथा कौन सा है, रीमॉड्यूलेटिंग। क्या है, रीमॉड्यूलेटिंग या फिर मैच्योरेशन फेजेस। रीमॉड्यूलेटिंग या फिर मैच्योरेशन फेजेस ये कम से कम 3 वीक से 1 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। इसका फंक्शन क्या होता है, ये जो स्किन होती है, जो बनी होती है, जो स्किन या फिर जो टिश्यू बने होते हैं उसको स्ट्रांगली क्या करते हैं, उसको मतलब कि एकदम स्ट्रांग मजबूत बना देती है, ठीक है। उस टिश्यू को क्या करती है, मजबूत बना देती है। मतलब कि जैसे मान लीजिए ये हमारे ऊपर के जो ऑर्गन बने हैं, जो सेल्स हमारे ऊपर आई है, इसको क्या करता है, मजबूत बनाने का काम करता है, ठीक है। इसको क्या करता है, मजबूत स्ट्रांग बनाने का काम करता है। इसमें हमारे टाइप 3 कोलेजन आएंगे, मतलब कि टाइप 3 कोलेजन इन्वॉल्व होते हैं। ये जो टाइप 3 कोलेजन है वो रिप्लेस कर देता है टाइप 1 कोलेजन। मींस कि ये जो टाइप 1 कोलेजन होता है वो टाइप 3 कोलेजन को रिप्लेस कर देता है। टाइप 1 कोलेजन टाइप 3 कोलेजन से ज्यादा स्ट्रांग होता है। टाइप 1 कोलेजन टाइप 3 कोलेजन से ज्यादा स्ट्रांग हो जाता है। कोलेजन को रिप्लेस करके वहां पे स्ट्रॉन्गर प्रोवाइड करवा देता है। मींस कि इस स्किन पर स्ट्रॉन्गली मतलब एक सही सलामत मतलब एक स्ट्रॉन्ग जैसे पहले थी वैसे ही बना देता है, ठीक है। बात समझ में आई। फिर से देखते हैं हमारी जो हीलिंग होती है वो मेनली 4 फेजेस में होती है। सबसे पहले क्या होता है, होमियोस्टेटिक्स मेनली हमारे ब्लड को क्लॉट करने के लिए होता है। मींस कि ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए होता है। जैसे आपको चोट लगने के बाद वहां पे ब्लीडिंग होगी तो उस ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए आपकी बॉडी में क्या होगा, होमियोस्टेटिक्स होगा, तो ब्लीडिंग आपकी बंद हो जाएगी, ठीक है। फिर वहां पे आप देखेंगे कि जैसे आप किसी पर्सन को देखेंगे अगर हाथ में चोट लगी है तो वहां के एरिया फूल जाता है। आंख में चोट लगती है तो वहां के एरिया कुछ दिन तक खुले रहते हैं, बाद वहां से ब्लीडिंग निकलता है। फिर वो ब्लीडिंग हमारी स्टॉप होती है। कौन स्टॉप करता है, होमियोस्टेटिक्स अपने अंदर से कुछ केमिकल्स वगैरह निकालता है, प्लेटलेट का एग्रीगेशन करवाता है। वो प्लेटलेट जो होते हैं किसका, फिब्रिन का फॉर्मेशन करते हैं। फिब्रिन जो होता है वो होमियोस्टेटिक्स को रोकने के लिए मदद करता है। फिर वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है, ठीक है। ब्लीडिंग बंद हो गई लेकिन कुछ देर बाद देखेंगे कि वहां की स्किन सूज जाती है, तो वहां पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन मेनली किसकी वजह से होता है, वहां के बैक्टीरिया वायरस फंगस को मारने के लिए होता है। तो
तो वहाँ पे अगर देखें कि किसी को जब स्किन सूजी होगी तो वहाँ पे रेडनेस दिखाई देंगे, वहाँ की स्किन क्या हो जाती है, लाल हो जाती है, उसपे छोटे छोटे देखेंगे दाने नुमा संरचना भी एकदम चिकनी हो जाएगी, वहाँ की स्किन दाने नुमा संरचना भी पाई जाती है और वहाँ की स्किन थोड़ी सी हीट हो जाएगी। एक किसकी वजह से होता है, ये होम्योस्टैटिक्स की वजह से होता है, सॉरी ये इन्फ्लेमेशन की वजह से होता है, ताकि अगर वहाँ पे कोई फॉरेन पार्टिकल्स चले गए हैं तो वो क्या हो, खत्म हो जाए। ठीक है, फिर इसके बाद हमारा कौन सा आता है, न्यूट्रोफिल्स आता है। न्यूट्रोफिल्स क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करवाता है, इसकी न्यूट्रोफिल्स की वजह से यहाँ पे जो बैक्टीरिया वायरस फंगस अटैक किए हैं उसको खत्म करने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद माइक्रोफेजेस आता है। माइक्रोफेजेस अपने अंदर से साइटोकाइनिन नाम का एक केमिकल्स का सिक्रीशन करता है। ये जो केमिकल्स होते हैं ये हमारे प्रोलीफेरेशन प्रोसेस को एक्टिव करने का काम करते हैं, प्रोलीफेरेशन वाले प्रोसेस को एक्टिव करते हैं। उसके बाद फाइब्रिनोब्लास्ट को भी एक्टिव करने का काम करते हैं और हमारे जो एंजियोजेनेसिस प्रोसेस होती है जो ब्लड वेसल्स का फॉर्मेशन करती है उसको भी एक्टिव कर देते हैं। ठीक है, किसको एक्टिव कर रहे हैं, हमारे प्रोलीफेरेशन वाली प्रोसेस को एक्टिव कर दे रहे हैं। ये जो प्रोलीफेरेशन होती है ये क्या करती है, टिश्यू फॉर्मेशन करवाने का काम करती है, ये टिश्यू का फॉर्मेशन कराती है। यही टिश्यू हमारे क्या होते हैं, वहां पे बैठकर इसको क्या करते हैं, हमारे उड को क्लोजर कर देते हैं, मींस कि हमारे उड को बंद करने का काम करते हैं। ठीक है, फिर जो हमारा फिब्रिनोब्लास्ट होता है, तो यहाँ पे हम बोले हैं कि फिब्रिनोब्लास्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने अंदर से छोटे ग्रेन्यूल्स बनाते हैं। ठीक है, छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, छोटे क्या होते हैं, ग्रेन्यूल्स के टिश्यू बनाते हैं। ठीक है, एक टिश्यू छोटे टिश्यू के छोटे रेड ग्रेन्यूल्स बनाते हैं, वो उड पे क्या करता है, जाके उड को भरने का काम करता है। ठीक है, फिर इसके बाद आपका कौन सा है, और आपका क्या है, एंजियोजेनेसिस। एंजियोजेनेसिस जो होती है वो जहाँ पे चोट लगी है वहाँ के न्यू ब्लड वेसल्स को बनाने का काम करती है। क्या होती है, न्यू ब्लड वेसल्स का बनाने का काम करती है। फिर इसके बाद एपिथेलियलाइजेशन होगा। एपिथेलियलाइजेशन में हमने बताया था केराटिनाइजेशन का फॉर्मेशन होगा। तो कौन सी प्रोसेस होगी यहाँ पे, केराटिनोसाइट होगी। केराटिनोसाइट में केराटिन का फॉर्मेशन होगा। वही केराटिन क्या करेगी, हमारे उड को जो उड भर गया है उसको कवर करने का काम करेगी। पहले कुछ देर बाद देखेंगे कि वहां जहां पे चोट लगी थी वहां की स्किन एकदम व्हाइट होती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में फिर वो नॉर्मल धीरे आते वो स्किन जैसी हो जाती है। तो वहां पे कौन सी प्रोसेस होती है, एपिथेलियलाइजेशन प्रोसेस होती है। वहां पे केराटिन का सिक्रीशन होता है, मतलब केराटिनाइजेशन होता है। केराटिनाइजेशन ही क्या करती है, स्किन को कवर करती है, मतलब कि केराटिन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, वो क्या करते हैं, उनको कवर कर लेते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, रिमाइंडिंग या फिर मैच्योरेशन। मैच्योरेशन में क्या होती है, जो स्किन बनी होती है वो स्ट्रांग हो जाती है। ठीक है, वो क्या हो जाती है, वो स्ट्रांग हो जाती है। जो स्किन होती है वहां पे क्या होता है, रीमॉडलिंग या फिर मैच्योराइजेशन फेजेस होता है। चौथा हमारा क्या है, रीमॉडलिंग या फिर मैच्योराइजेशन फेज। ठीक है, ये कम से कम 3 वीक से मंथ में हो सकता है, जैसी सबकी चोट होती है उसके अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, छोटी चोट है तो 1-2 महीने में ठीक हो जाएगी, बड़ी चोट है 3 से 4 महीना ले ही लेती है। ठीक है, फिर इसके बाद क्या होता है, जो इसमें रीमॉडलाइजेशन या फिर मैच्योराइजेशन होता है, इसमें क्या होता है, कोलेजन का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो हमारे टाइप 3 कोलेजन होते हैं, जो पहले के टाइप 3 कोलेजन होते हैं उसका क्या होता है, रिमूवल होता है। वो कौन रिप्लेस करता है, मतलब कि उस कोलेजन को हटा दिया जाता है, किसके द्वारा हटा दिया जाता है, कोलेजन 1 के द्वारा, टाइप 1 कोलेजन के द्वारा हटाया दिया जाता है। ये टाइप 1 कोलेजन ज्यादा स्ट्रांग होता है एज कंपेयर टू टाइप 3 कोलेजन से। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। जिस किसी को नहीं समझ में आया एक बार कमेंट करके पूछ सकते हैं।